में जो इस वक्त पारा है वो हाई हो चुका है। पंजाब असेंबली के लिए आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब असेंबली जो है वो तहलील ना की जाए, जबकि पीटीआई मुसलसल इस बात पे बजिद है कि इसी महीने ही जो असेंबलियां हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन इस सब में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मुसलसल खामोश है। ऐसे में जरदारी साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हाँ, लेकिन हमारे जो वजीर खारजा हैं बीबी के बेटे, उन्होंने पिछले हफ्ते एक बयान दिया कि मोदी तो कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन जो गुजरात का कसाब है वो अभी जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन चुका है, जिसकी वजह से उनको पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भर में भी उनके लिए इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। और उन्होंने जब जैसे ही वजीर खारजा बने तो उन्होंने अपने बहुत सारे दौरे किए हैं गैर मुल्की। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर फैज रसूल, डिस्ट्रिक्ट सदर हैं पीपल्स लॉयर फॉर्म के। सर वेलकम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक्टिविस्ट हैं, मेंबर हैं और रहनुमा हैं हारून अंजुम साहब। सर आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हारून साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी अपने प्रोग्राम का बाकायदा। आप बताइए कि 48 घंटे अहम करार दे दिए गए हैं पंजाब के लिए, पंजाब की सियासत के लिए, कि असेंबलियां तहलील होंगी नहीं होंगी, किसी को कुछ पता नहीं है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि काफी अरसे से हमारे मुल्क में चल रही है सियासत पे। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? इसमें यह है कि कल आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान की एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात से पहले मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की भी चौधरी शुजात हुसैन से कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं और वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ। ये कल की मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसमें तमाम बुनियादी फैसले कर लिए गए हैं। कल परवेज इलाही का ARY न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा पर उनकी मौजूदगी में इमरान खान की तरफ से जो तनकीद की गई उस पर शदीद मजम्मत का उन्होंने इजहार किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये रियलाइज कराने की कोशिश की है कि साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मोहसिन हैं और परवेज इलाही के ऊपर भी उनके बहुत बड़े एहसानात हैं। तो कोई शक नहीं। तो इस हवाले से जो पंजाब की सियासत है उसमें बहुत ज्यादा जो है हिजान बर्पा हो गया है परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद। और मेरा जाती ख्याल ये है कि आने वाले 24 घंटे में गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। तो कभी भी कह सकते हैं। फैज साहब आप बताइए कि ऐसे में जब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें एक पंजाब असेंबली को तोड़ने की बात कर रही है तो दूसरी उसको बचाने की कोशिश में पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन ऐसे में मुफाहमत के बादशाह की मुलाकातें होती हैं कुछ सियासी लोगों के साथ, क्या चाह रहे हैं जरदारी साहब? ऐसे में जब एक पार्टी एक तरफ है, दूसरी जानिब है, जरदारी साहब कहाँ पे हैं? क्या वो PDM के साथ हैं या फिर वो न्यूट्रल हो चुके हैं? वेल एट द मोमेंट वो न्यूट्रल हैं क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी का बारे में सोच रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो PDM के साथ नहीं है? मैं उस तरह भी नहीं कहना चाह रहा कि PDM के तो साथ, किस तरह से न्यूट्रल मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो कोऑपरेटिव बंदे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड कि आया अगर इलेक्शन चाह रहे हैं इमरान खान तो हम तैयार हैं। हमारी किस्मत, हम इलेक्शन जीते हारें, हमें अपना पता है कि वी आर सिंसियर विद आवर कंट्री और फर्दर वी विल चेक, वी विल सी फर्दर कि क्या हो रहा है। वी आर जस्ट एट द मोमेंट वी कैन से दैट वी आर न्यूट्रल। यानी आप न्यूट्रल हैं। हारून साहब, पीपल्स पार्टी तो हो गई न्यूट्रल, अब ऐसे में नून लीग कहाँ पे है? नून लीग किसको अपने साथ मिलाएगी? नहीं, आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम रोल है, इसमें तो कोई और वो इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है जो 11 से ज्यादा जमातों पे मुश्तमिल है,
उस हुकूमत के इंतहाई अहम रहनुमा है जनाब आसिफ अली जरदारी। इमरान खान की हुकूमत को आइनी और कानूनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए से ख़त्म करने में आसिफ अली जरदारी का सबसे कलीदी किरदार है। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के घर लाहौर में पहुंचकर उनका शहबाज शरीफ से मुलाकात करने का बुनियादी मकसद भी यही था कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत ये पंजाब का जो मसला है इसको बाज़ाब्ता तौर पर हल करने जा रही है। देखें, असम्बली बिल्कुल तहलील नहीं होगी। हमारे रियासती इदारों और हमारे जो फैसला साजी करने वाले जो अफराद हैं उनका ये मुत्तफिका फैसला है कि ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ये अपनी आईनी और कानूनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगा। यानी प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम लीग नून को? अगर असम्बली तहलील भी हो जाती है, इलेक्शन करा लें? नहीं, असम्बली जो इस वक्त हमारी मईशत की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है काफी खौफनाक है। मईशत की सूरत हाल तो तब भी खौफनाक थी इस साल जब एक वजीर आजम को आईनी तरीके से हटाया गया, तब भी देखें आईनी और तब ये ख्याल नहीं आया पीडीएम को, पीडीएम में मौजूद 13 जमातों को आईनी और कानूनी तौर पर अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो कानून आपको उसकी इजाजत देता है। कौमी असम्बली के अंदर तमाम जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ आइन और कानून के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया और इमरान खान साहिब इक्तदार से रुखसत हो गए। उसके बाद पहले उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए हमजा शहबाज के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम, इस तमाम कानूनी प्रोसेस है। हमारा कानून इस चीज की इजाजत देता है और पंजाब में भी आने वाले कुछ दिनों में जो भी तब्दीली होगी वो आइन और कानून के तहत होगी। तो इस वजह से इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन असम्बलियों को तहलील करना और आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद लेके आना ये दो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। इमरान खान असम्बलियों की तहलील के जरिए से पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम पर हमला आवर होना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर एक हिजान, एक पुरतशद्दुद किस्म के जो एक माहौल है उसको पैदा करना चाहते हैं ताकि ये हुकूमत किसी भी शोबे में डिलीवर ना कर सके और आने वाले इलेक्शन जब भी हो उसका फायदा इमरान खान उठा सके। पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ पे है? जैसा कि हारून साहब ने कहा कि आज से कुछ माह पहले उन्होंने आईनी तरीके से एक मुंतखब वजीर आजम को अपनी सीट से हटाया। अब जब के पंजाब हुकूमत में उनकी हुकूमत है, वो भी आईनी तरीके से असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं, क्यों मना कर रही है मुस्लिम लीग नून? आपका इस हवाले से कानूनी क्या मौक़िफ़ है? इसमें ये है कि जो अंडर आर्टिकल 58 क्लॉज 2 उसके साथ जो ये था कि प्रेसिडेंट को पावर्स ही डिसॉल्व कर दें, एक तो ये चीज़ हो गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करती है और हमेशा कॉपरेशन के साथ चलती है। गिलानी साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो ये नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो साइड पे हो गए। तो मैं तो यही बात कर सकता हूँ इस मौजू पर। हारून साहब, जरदारी साहब ने मुलाकात की है वजीर आजम साहब से, उन्होंने एक मशवरा दिया है कि चुप करके देखते जाएं और देखें कि वक्त के साथ आगे क्या होता है। 48 घंटे अहम करार दिए हैं। जरदारी साहब दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं कि चुप करके देखते जाएं, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है कि वो 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि आप बार बार एक बात दोहरा रही हैं कि नून लीग अलहदा खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी अलहदा खड़ी है। मैं नहीं दोहरा रही, ये लग रहा है, बिल्कुल ऐसी लग रहा है। आपने फैज साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, भाई उन्होंने तो कह दिया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा जमहूरियत का एक खूबसूरत तरीन चेहरा है कि पाकिस्तान की तकरीबन 10 से ज्यादा सियासी जमातें मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाली, जिनके मंशूर अपने अपने नजरिया अपना अपना, पार्टियां उनकी अपनी अपनी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
और पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान जैसे सियासतदान से पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया। अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले अफवाज पाकिस्तान के जो नए तयनात होने वाले सरबराह है, उनकी तयनाती का जब मसला था और इमरान खान ने पूरी रियासत को यरगमाल बनाया हुआ था, वो रावलपिंडी के अंदर लाखों लोगों को जमा करके पाकिस्तानी अफवाज के नए सरबराह की तयनाती को मुतनाज़े करने जा रहे थे, तो उस वक़्त यही इत्तेहादी जमातें थी और जनाब आसिफ अली जरदारी वजीर आजम हाउस पहुंचे और उन्होंने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि आईने पाकिस्तान आपको इख्तियार देता है कि जो भी समरी में नाम आए उनमें से जिसको आप चाहें आप उसको पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन गए वजीर आजम के पास, जनाब अख्तर मैंगल गए, खालिद मक्सी गए, एमल वली गए, मौलाना फजलुर रहमान साहिब गए, बिलावल भुट्टो जरदारी गए। तमाम इत्तेहादी जमातें, जिस वक्त पूरा पाकिस्तान जमूद का शिकार था और हर आने वाले घंटे में यही खौफ था कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ लगेगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तयनाती जो है वो आसान तरीके से हो सकेगी, उस वक्त तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने एतमाद का यकीन दिलाया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। सियासी जमातों में किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम चीज है। और मैं तवक्को ये करता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान, मैं यहाँ पे आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये किस तरह के आपस में वो मिले हैं कि पाकिस्तान चंद महीने पहले जो ग्राफिकली माशाल्लाह से तरक्की कर रहा था इकोनॉमिकली, अब देखें कि रोज बरोज हमारे वुज़रा टीवी पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट का खतरा है। अपोजिशन में जो जमातें हैं वो भी कहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत बदनामी के डर से ऐलान नहीं करना चाह रही। क्या वजह है ऐसी? देखिए, इस तरह नहीं है। जो इमरान खान के जो दौर था जनवरी और फरवरी के महीने में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब थी। इमरान खान की हुकूमत के जो साबका चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी और उस वक़्त के वफाकी वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन के बयानात आप देख सकते हैं कि उस वक़्त भी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहा है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के साथ एक मुश्किल मुआहदा किया, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपने आप को पॉपुलर करने के लिए IMF से किए गए मुआहदों की नफी की और उन्होंने फ्यूल की और बिजली की प्राइसेस को कम किया। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बिलखसूस IMF है, उन्होंने पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी, पाकिस्तान की बतौर रियासत जो कमिटमेंट्स थी उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वहां से पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारों से जो ताल्लुकात हैं, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ। और उसके बाद जब इमरान खान इक़्तिदार से रुखसत हुए, इसकी तायीद में शेख रशीद ने एक बयान दिया था कि भाई जब हमें ये महसूस हुआ कि इक़्तिदार हमसे जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो हमने आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू की। ज़ाहिर सी बात है, वुज़रा की जानिब से ऐसे बयानात आते रहते हैं। फैज साहब, आप बताइए कि ऐसे में जब सियासी हलचल है, असम्बली डिज़ॉल्व होने की बात हो रही है, जबकि अपोजिशन के कुछ वुज़रा का कहना है कि ऐसी सूरत हाल से तो बेहतर है कि आप मार्शल लॉ लगा दें। क्या कहना है आपका कि ऐसी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाना कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है? नहीं, मार्शल लॉ से बेटर ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट। जो मैं समझता हूँ एट द मोमेंट ये हुकूमत चलनी चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट इन अ सिचुएशन की इलेक्शंस, बिल्कुल वी आर अंडर क्राइसिस। तो ये टेन्योर पूरा होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस हो, फिर सामने हर चीज आ जाएगी। क्राइसिस से मुराद क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे हैं। हाँ, बेसिक तो यही चीज है ना हमारी।
हम स्टॉक एक्सचेंज अगर में हम डे बाय डे फाइनेंशियल डाउन क्राइसिस जा की रहे हैं। आपने बात ही की है, तो जब से नई हुकूमत आई है, जब से हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब बने, तो उन्होंने लातादाद दौरे कर लिए हैं बैरून मुल्क के। हर उनके दौरे पे अच्छी खासी भारी रकम खर्च होती है पाकिस्तान के खजाने जी से। क्या वो फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई किरदार नहीं नहीं, अदा वो कर एक अलग चीज़ है, वो तो एक डेलीगेशन है, तो उसको फॉरेन मिनिस्टर साहब को ज़रूरत होती है। पहले भी तो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी तो जाते थे। अब ये बिलावल भुट्टो ही क्यों, जो हम कह रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए नहीं खर्च नहीं, हो रहे हैं। तब तो ऐसी बात नहीं थी ना, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं था। अब जबकि हुकूमत खुद कह रही है कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने का खतरा है, लेकिन ऐसे में हमारे वज़रा भारी अखराजात खर्च कर रहे हैं। हमारे वजीर खारजा साहब कभी आए दिन एक मुल्क में है तो दूसरे दिन वो किसी और मुल्क में होते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल क्राइसिस में उनका भी तो वो है अखराजात, वो नहीं, अगर शामिल उनका करें। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक प्रीडोमिनेंट रोल है, तो उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में जाके खुद को प्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। जैसे यूएनओ में वो गए, सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पे डिस्कस हुई हर चीज़। अगर वो नहीं जाएंगे तो बताएं, फिर हमारा लिंक तो टूट जाएगा ना दुनिया से। तो दिस इज मेजर थिंग। हम ये चीज़ें ना देखें कि वो पहले भी तो जाते रहे डेलीगेशन के साथ, तो अभी भी ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि अरबों रुपए या करोड़ रुपए, ये तो एक ज़रूरी है। हारून साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस ये हवाले से? तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है उसकी डर्टी मुहिम का हिस्सा है बुनियादी तौर पे। आप देखें, इमरान खान के जो दौरे हुकूमत के दो बुनियादी जो बदतरीन उनका जो गवर्नेंस थी, उसमें दो बुनियादी नुकात थे। एक ये था कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 4 दफ़ा जो है वफाकी वजारत ख़जाना के जो वफाकी वजीर को चेंज किया, और 6 से ज़्यादा उन्होंने सेक्रेटरी फिनांस तब्दील किए हैं। और दूसरा जो उनका जो बदतरीन दौरे हुकूमत था इमरान खान का, उसमें पाकिस्तान के साथ जो उनके दोस्त ममालिक थे, उनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। पाकिस्तान के जो ये यूएई है, मुत्तहिदा अरब की रियासतें हैं, उनके साथ, पाकिस्तान के चाइना के साथ और आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मतलब ये है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था। कोई पाकिस्तान का दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा बने, तो उन्होंने उन मामलात को ठीक करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर बनाने के लिए, उनके गिले शिकवे ख़त्म करने के लिए अगर उन्होंने दौरे किए हैं और पाकिस्तान का इमेज बहाल हुआ है और दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, सी पैक दोबारा भरपूर तरीके से शुरू हो चुका है। सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाकर $12 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और अभी $4.5 बिलियन वो अभी पाकिस्तान को एक पैकेज देने जा रहा है। और अभी सऊदी अरब के $3 बिलियन जो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए थे, जो पाकिस्तान ने रिटर्न करने थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान की जो मुआशी पोजीशन देखते हुए उसको विदड्रॉ कर दी है अपने उस। तो बात यह है कि ये सारा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिन्होंने सैलाब में जो पाकिस्तान को तकरीबन $60 बिलियन से ज्यादा का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और उन सब इसमें मजीद बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बिलावल साहब के बैरून ममालिक दौरों के हवाले से, और उन्होंने जब वहाँ पे जाके एक स्टेटमेंट दी है कि जो गुजरात का कसाब है वो जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन बैठा है, जिसकी वजह से काफ़ी हलचल भी देखने में आ रही है आलमी सतह पे। उसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैज साहब,
बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन अभी गुजरात का जो कसाई है वो भारत का वजीर आजम बन बैठा है। इसके पे पाकिस्तान में तो उनको आलमी सतह पे खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत में उसके खिलाफ मुज़ाहरे फूट पड़े हैं। क्या कहना है कि बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट काफी है कश्मीर को भारतीय मुजालम से निजात दिलाने के लिए? वेल राइट, ये बात ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ी ना एक थोड़ा एक चीज बताना चाह रहा हूँ। एक है ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, जो मोस्टली इंडिया को सेकुलर से एक अलग कर रही है। अब इंडिया इज नो मोर सेकुलर स्टेट। इस पे जो है आरएसएस, इस पे एक्टिविटीज जो हैं आरएसएस के एक ऑर्गेनाइजेशंस के, वो अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट ऑल रिलीजन्स हैं। एक बात ये हो गई उनका। ये जो इंडिया जो कह रहे हैं आप कश्मीर की बात, ये जो आप मुंसलिक कर रही है ना कश्मीर को और पाकिस्तान, जो इसमें हमेशा से ही भुट्टो फैमिली का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये उठाया था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, और बेनज़ीर का भी यही था, और आगे बिलावल भुट्टो का भी यही चीज़ है। तो अगर बिलावल इन यूएनओ में अगर इस तरह की बात कही गई है कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को, तो ऑफ कोर्स इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने कहना ही था ना उनको कि ही इज अ बुचर ऑफ, और इसमें कोई शक भी नहीं है। इसमें अगर आप पुरानी देख लें, जब ये इस पे हमला हुआ था, ये ड्यूरिंग इंडिया इन 2002, ये गुजरात पे मुस्लिम्स को काफ़ी मतलब दे किल्ड अराउंड, ये चीज़ें तो देखें, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ये आरएसएस ने किए थे। तो ये इनको ये क्यों नहीं नज़र आती? हमेशा पाकिस्तानी टेररिज्म एक्टिविटी है। उसामा बिन लादेन का जो कह रहे हैं, उसामा बिन लादेन इज दैट एंड ही वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। एंड हमारा बस ये है कि इसमें हम यही कुछ कह सकते हैं कि हमेशा पाकिस्तान को क्यों टेररिज्म कहा जाता है, वरना इस पे और भी बहुत सारी हैं चीज़ें जो मैं इस टाइम बयान नहीं करना चाह रहा। सो दैट्स इट। हारून साहब, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि क्या बिलावल साहब का इतना कहना काफ़ी है कि मोदी एक कसाब हैं, वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म बन बैठे हैं भारत के, जबकि ऐसे में जो कश्मीर के लोगों उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको अमली काम की ज़रूरत है। पिछली हुकूमतें जो भी आते हैं अपने बयानात दे के चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ के चली जाती हैं, अमली काम क्यों नहीं करते हम सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ही क्यों रिलाय करते हैं? देखें, बात ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मेरी 2-3 मुलाकातें हैं, और मैं ये बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, और आने वाले वक्तों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए जो है वो सर्व करेगा। बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, और बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी तो ठीक है, एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान खपे का नारा, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। उन्होंने अपने शहीदों का लहू पेश किया है। ये बहादुर माँ के बहादुर बेटे की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने जो मोदी है उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। देखें, बात यह है कि आप कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, लेकिन वो अल्फाज इतने मौसर हों कि वो दुश्मन के मुंह पे जोरदार जनाटेदार थप्पड़ बिलावल भुट्टो ने रसीद किया है। और आप देखें कि उसकी चीखें, आप देखें कि वहां पर जो है मुजाहरे शुरू हो गए, और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पुतले जलाए और उन पर शदीद तनकीद की। इसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो का जो तीर है वो बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि उसामा बिन लादेन तो कत्ल हो गया, लेकिन जो गुजरात का कसाब है वो अभी तक जिंदा है। बेसिकली उन्होंने इस बयान के जरिए जो भारतीय हुकूमत का जो आज़ाद के कश्मीर में जो जुल्म सितम है उसको जो है ना उजागर करने की कोशिश की है। जो उनका चेहरा है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है बिलावल साहब ने। फैज साहब, आप बताइए कि मोदी हुकूमत जब से आई है, इंडिया में रहने वालों पे उन्होंने जमीन तंग कर रखी है।
कभी किस तरह से अज़ाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान को बुनियाद बनाते हैं। इवन कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, वो हमारे साथ नहीं है। अब ऐसे में जब बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि वहाँ का जो वजीर आजम है वो कसाब बना बैठा है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाएगा? वहाँ की जो जमात है वो उनकी मुश्किलात में मजीद परेशानियां पैदा करेगी? वेल, परेशानियां नहीं है इसमें। इसमें तो वैसे ही उन्होंने इंडियन स्टेट को सेकुलर जैसे है ना उससे हटा दिया गया है। तो इसमें ये होगा कि इस तरह के अगर ये करेंगे तो ज़ाहिर बात है, पहले पाकिस्तान इस तरह के मसले थे तो पाकिस्तान इंडिया अलग हुए। तो अगर मजीद इस तरह करेंगे तो एक और नया पाकिस्तान बन जाएगा इन फ्यूचर, अगर इस तरह करेंगे, क्योंकि ये बनाते जा रहे हैं सेक्युलर विद बिलीफ इन हिंदू कल्चर एंड मेक इट इन प्रीडोमिनेंट इन इंडिया द हिंदू कल्चर। तो एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। अब इन 2014 अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, तो एक वो था कि इसमें क्रिश्चियंस को मारा गया, उनके घर तोड़े गए, तो वो भी वो आरएस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो इस तरह करने से ज़ाहिर बात है जो होगा एक अलग और तीसरा पाकिस्तान खड़ा हो जाना है अगर इस तरह करेंगे, क्योंकि आबादी इंडिया में मुसलमानों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो अब जैसे कश्मीर का इशू है तो फिर एक नया इशू हो जाएगा। अरुण साहब, आपका इस हवाले से क्या कहना है कि वहाँ के मुसलमानों पे तो वैसी जमीन तंग है, बिलावल साहब का ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट देना, लगता है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे? देखें, बात यह है कि हम कश्मीर काज से तो कभी भी पीछे नहीं हट सकते। कश्मीर हमारी शाहराग बातों की हद तक, तो अमली काम तो देखें, बात यह है कि सच्ची बात यह है कि हमें तस्लीम करना चाहिए, जब हम अपने ये जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, तो अगर हम इसको भी एक आसान तरीके से और एक आइन और कानून के तहत जो है हम इसको नहीं चला सकते, तो हम फिर दूसरों से क्या गिला शिकवा कर सकते हैं। तो बात यह है कि हमेशा आपको अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आपको अपने घर को दुरुस्त रखने और अपने घर को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। आप देखें कि बर्रे सगीर में इस वक्त पाकिस्तान है, इंडिया और बांग्लादेश है, तो इस वक्त बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। और आप देखें कि इंडिया की मईशत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। और आज हम $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट, अभी हमने पिछले दिनों एक बॉन्ड के जो है ना वो $1 अरब के करीब हमने पेमेंट करनी थी। तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या सराहियां थी कि क्या हम ये पेमेंट भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बात यह है कि अभी आप ताज़ा तरीन देखें कि हमारे जो 6 से 7 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व हैं, जिनमें से आप देखें कि $3 अरब जो है वो सऊदी अरब के हैं और $2 अरब यूएई के हैं, $2 अरब जो है वो चाइना के हैं। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास तो अपनी इंपोर्ट के लिए 1 महीने की इंपोर्ट के लिए भी हमारे पास डॉलर नहीं है। और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहिब रोज टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि हमें डॉलर की स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि हुकूमत आपकी है, इदारे आपके ताबे हैं, FIA आपके पास है, तो डॉलर की स्मगलिंग आप किसको कह रहे हैं रोकने के लिए? तो बात यह है कि हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और हम हर आने वाले दिन जो है वो यही होता है कि हम कब डिफॉल्ट कर जाएंगे और हमारे मामलात कैसे चलेंगे। महंगाई का शदीद तूफान है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो है पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तानी अवाम के जेबों पे डाका डाल के इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, बिजली के बिलों की जो मतलब ओवर बिलिंग की मद में, एक तो यूनिट की प्राइस बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ओवर बिलिंग करती हैं तो वो उनका वो पैकेज और टैरिफ चेंज हो जाता है। तो जो हुकूमत अवाम की जेबों पर डाका डाल के अल्ले तल्लों में, अपने प्रोटोकॉल में, अभी देखें वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बारे में मशहूर है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 150 से ज्यादा मेंबरान सूबाई असम्बली को करोड़ों रुपए के फंड जारी किए हैं।
आप देखें कितने स्पेशल असिस्टेंट हैं सूबे के अंदर, कितने स्पेशल असिस्टेंट हैं वफाक के अंदर। क्या हमारे हुक्मरानों का जो चेहरा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके अलल्ले तलल्ले और अयाशी हैं, तो कहीं से आपको यह नजर आता है कि ये एक गरीब मुल्क है, या ये मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, या इस मुल्क में जो लोगों ने इंपोर्ट की हुई है, एलसीज खोली हुई है, क्या उन एलसीज को मैच्योर करने के लिए भी हमारे पास डॉलर हैं कि नहीं। देखें, बात यह है कि हम बात करते हैं कश्मीर की, मोदी ने इंडिया के अंदर इनकलाब बर्पा की है, उसने एक नया इंडिया जन्म दिया है। अब इंडिया के अंदर वो गुर्बत, वो मसाइल और वो एक नया इंडिया बना रहा है मोदी। वो अपने मुल्क के लोगों के लिए जो है मसीहा है, उसकी मईशत को बेहतर कर रहा है। वो पूरी दुनिया के उसने जो है मार्केटिंग कंपनीज को इंडिया की दावत दी है जो वहां पर बिजनेस कर रही। हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? चाइना ने हमारे मुल्क में सरमाया की 50 बिलियन डॉलर की, हमने सी पैक बंद करके रख दिया। सऊदी अरब हमारे साथ चलना चाहता है, हम आए रोज किसी न किसी वजह से हम उसको नाराज कर देते हैं। उसका जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, आपके जो रियासत मदीना के सरबराह को, वजीर आजम को, दुनिया की नायाब तरीन घड़ी जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक बनाई गई, वो वजीर आजम पाकिस्तान को गिफ्ट करे, और हम जाके जनाब दुबई की मार्केट में और वहां के कारोबारी बंदे को उस तोहफे को हम फरोख्त कर दें कौड़ियों के भाव। 2 अरब रुपए की घड़ी 2 करोड़ कौमी खजाने में जमा करवा के 28 करोड़ रुपए की आपने फरोख्त। आप मुझे यह बताएं, ये घड़ी की फरोख्त का आज इमरान खान कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मुझे यह बताएं, पूरी दुनिया के अंदर जो सरबराहान मुमलिकत हैं, जो पाकिस्तान के वुज़रा, पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत बाहर के दौरे करते हैं, उनको तहाइफ देते हैं, उन तहाइफ को इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो बाहर की मार्केट में हमारे बारे में मैसेज किया जाएगा, दुनिया हमारे बारे में सोचेगी क्या? तो ये है कि हम सिर्फ एक वजीर आजम की बात को उठा रहे हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल गलत किया। अगर आप साबका हुकूमतों के रिकॉर्ड को देख लें तो किसी ने भी किया। मैं तो कहता हूं कि 30 साल से तोशाखाना में नहीं। आप रिकॉर्ड का क्या, अब वो जो तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो बाहर से हमारे सरबराहान मुमलिकत को मिली, लेकिन उसका तोशाखाने में इंदराज ही नहीं हुआ। तो बेसिकली हम मिन हैसुल कौम, पूरी कौम एक हम करप्ट कौम है, ठीक है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क हम पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हुकूमतें, हमारे सरबराहान मुमलिकत, वो रोज हम बतौर पाकिस्तानी कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, हमारा कोई ऐसा स्कैंडल बेनकाब होता है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रुसवा करता है। अभी कुछ ही दिन हुए साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहिब को रिटायर हुए, अब उनके स्कैंडल मंजरे आम पे आना शुरू हो गए हैं। अभी DGISI साबका कोर कमांडर पिशावर और साबका कोर कमांडर बहावलपुर फैज हमीद साहिब, जो पिछले 4 साल से जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वो ड्राइव कर रहे थे, जो कि आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उस जगह जहां से वो आने वाले दिनों में सियासी इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं, वहां करोड़ों रुपए के फंड उन्होंने जो है अपनी यूनियन काउंसिल में, जहां उनका वोट रजिस्टर्ड है। तो किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज ऐसी होगी जहां हम पूरी दुनिया के सामने जो है अपने आप को हमने क्या पेश किया है, सिवाय इसके कि हम एक बदतरीन और करप्ट तरीन कौम है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान जहाँ पे डिफॉल्ट के खतरों की बात कर रही है, सियासी अदम इस्तेकाम मुसलसल कुछ महीनों से तलवार की तरह लटक रहा है, तो उसमें ऐसे में हुकूमती वज़रा के पास सिर्फ एक ही बात है कि तोशाखाना तोशाखाना, अमली इकदाम कहीं भी नहीं है। अवाम इस सब में बेचारी जो अवाम है उसको सफर करना पड़ रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।